अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीब आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ हमेशा की तरह कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज कोई नसीहत आपसे नहीं करूँगी, आज कोई भी अच्छी बात आपसे नहीं करूँगी, बल्कि एक संजीदा कुछ बातें हैं जो आपके साथ मैंने करनी है। उन्हें आप संजीदा कह लें या मेरे दिल की बात कह लें, या फिर चाहे हम सब की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अहवाल होता है ना वो कह लें। क्योंकि रोज़ ना हल्के फुल्के अंदाज में हम अच्छी बातें तो कर लेते हैं, तो हम आज यूं ही मैंने सोचा कि ऐसे मौजू पर क्यों ना बात करें कि हम अक्सर एक दूसरे से कह भी रहे होते हैं ये चीज़ें कि ज़िंदगी बड़ी तेज़ भाग रही है, तेज़ दौड़ रही है, और ये बहुत तेज़ दौड़ती ही जा रही है। और इस भागती दौड़ती रूटीन का हम खुद भी तो हिस्सा होते हैं। सारा दिन हम कहीं ना कहीं मसरूफ़ रहते हैं, बिज़ी रहते हैं, और यकीनन ये जो मसरूफ़ियत है ना हर एक की अपने काम की नौयत के हिसाब से ही पाई जाती है, लेकिन सबको एक धुन लगी रहती है कि एक दूसरे से हमने किस तरह आगे निकलना है, और बस कम से कम वक्त में ना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने का जुनून हम सब पर तारी होता है। और इस जुनून ने हम सब से बहुत कुछ छीन लिया है। हम अपनों से बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं। पास रहकर भी आप यकीन जानें कि हम एक दूसरे से दूर हैं। किसी के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं बचा है, और किसी दूसरे को वक्त देने का क्या ही शिकवा करना है कि हमारे पास खुद को देने के लिए भी वक्त नहीं रहता है। और अगर गलती से कभी हमारे पास वक्त निकल आता है ना, तो हम जल्दी से क्या करते हैं, हम जल्दी से अपने मोबाइल फ़ोन्स निकालते हैं और एक दूसरे के सामने बैठकर सोशल मीडिया को एक्सप्लोर करते रहते हैं, उसको स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं, उसके ऊपर देखते रहते हैं। और सामने वाला खा अपना कितना ही कीमती वक्त निकाल के क्यों ना आपसे मिलने आया हो, हमारी जो तवज्जो होती है वो बस इसलिए होती है, आप उनकी जवाब जो दे रहे होते हैं या उनका सवाल आपको समझ नहीं आ रहा होता, तो हाँ और ठीक है, ये सारे जो अल्फाज होते हैं ना, हम सिर्फ यही यूज़ कर रहे होते हैं ना। हम मगन के साथ, एक फ़ोकस के साथ उनका जो पूरी ख़याल है, उनकी डिस्कशन है, उनकी गुफ्तगू है, वो नहीं सुन रहे होते हैं। तो ना सिर्फ ये हमारा दिन भर का मामूल होता है, बल्कि अब ये हमारी ना रात को घर पहुंचने के बाद की भी रूटीन बनती जा रही है। हम जैसे ही घर पहुंचते हैं, आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि आप लोग भी अगर घर पहुंचते होंगे तो फ़ौरन से क्या सबसे पहले किया जाता है, अपने मोबाइल फ़ोन निकाला जाता है। और ये हम सब करते हैं। ये सिर्फ मैं आप लोगों को बात नहीं कर रही है, मैं अपने आप को भी कह रही हूँ कि हम सब ये चीज़ें कर रहे होते हैं। ये बड़ी अफसोसनाक और इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है, ठीक है, क्योंकि हमें अपने इस रवैये पर गौर करना होगा, वरना वक्त ना बड़ा जालिम है। ये रेत की तरह हमारे हाथ से फिसलता ही रहता है और फिसलता ही रहेगा। और किसी ने क्या खूब कहा है इस पे कि सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। यानी हम इसी लाइन में भागते ही जा रहे हैं और हमें अब रुकना पड़ेगा, इस नींद से जागना पड़ेगा। हम सबको ज़िंदगी की जो हकीकी मायने है ना उसमें जीना शुरू करना पड़ेगा। जिस तरह हम मुश्किल वक्त के लिए थोड़े थोड़े पैसे बचा कर रखते हैं ना कि हमारे मुश्किल वक्त में वो काम आएंगे, बिल्कुल वैसे ही हमने कुछ नेकियां भी अपने साइड पर रखनी है जिनका किसी को पता ना चल सके, ताकि कल को ये जो है हमारे काम आ सके। और हर वक्त दूसरों के लिए सोचना, दूसरों के लिए भागना बस कर दें। दूसरों के लिए मेरे ख्याल से इतना करना बस कर दें, ख़ुद के लिए जो है ना थोड़ा सा वक्त निकालें, ख़ुद के लिए, ख़ुद को एक्सप्लोर करें, थोड़ा सा वक्त दें। घर वालों से छुप छुपा कर हम अक्सर ना दोस्तों के साथ खाना भी खा लेते हैं, कभी पार्टीज़ भी कर लेते हैं, मतलब बाहर जाके गेट टुगेदर भी कर लेते हैं, और इस सब को घर वालों के सामने किसी और तरह से हम लोग मैनेज भी कर लेते हैं। तो घर वालों से यूं ही छुप छुपा कर किसी गरीब की या फिर किसी ज़रूरतमंद की हम मदद भी तो कर सकते हैं कि उनको पता भी ना चले, लेकिन हम जो करना चाह रहे हैं वो भी हो जाए। तो इससे आपको हकीकी सुकून मिलेगा और दिली इत्मीनान भी मिलेगा। और हाँ, ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि अल्लाह सुख में मांगी जाने वाली जो दुआ है ना, उसको दुख में मांगी जाने वाली दुआ से ज़्यादा जल्दी कबूल करता है। तो खुश रहा करें, और आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें, क्योंकि ये छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं जनाब, कि अगर आप किसी को
रास्ते में जाते हुए मुस्कुरा कर देख भी लेते हैं ना, तो मेरे ख्याल से ये जो नेक्स्ट पर्सन होता है ना, उसके लिए भी ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। और क्या पता वो कितना परेशान हो और वो घर से किस तरह आया हो या वो अपने ऑफिस से किस तरह आया हो, और वो अगर आपको मुस्कुराता हुआ देखेगा और अगर आप एक स्माइल उसको पास कर देंगे तो क्या पता उसका दिन बहुत अच्छा गुजर जाए। उसकी वो जो थकावट है या उसकी वो जो परेशानी है, वो जो उसका रवैया, जिस रवैये से वो लड़कर आ रहा है, वो शायद थोड़ी देर के लिए वो भूल जाए और वो उन चीज़ों को याद करना शुरू हो जाए कि उसकी ज़िंदगी में क्या क्या अच्छा हुआ है। तो इसलिए तनकीद हर कोई करता है, लेकिन अच्छी चीज़ें कोई याद नहीं करता। बुरी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हो रही होती है और हम भी हमेशा बुरी चीज़ों को ही हाईलाइट करते हैं और उन्हें याद करने की हमेशा कोशिश करते हैं कि फ़लाँ टाइम पे हमारे साथ किसी ने ये किया, उसने हमारे साथ बहुत ही बुरा किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि पॉजिटिविटी अपने अंदर लेकर आए जितनी हो सकता है, और ये छोटी छोटी चीज़ों से ही हो सकती है, हमारे रवैयों से ही हो सकती है। हमारे रवैये जो है ना वो इंसान को चेंज कर देते हैं। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, किसी को सख्ती के साथ और डंडे मार के भी किसी को कोशिश कर ले ना चेंज करने की, नहीं होगा वो। आप उसे प्यार के साथ अपने रवैये में थोड़ी सी नरमी लेकर आए, थोड़ी सी शाइस्तगी लेकर आए, थोड़ा सा प्यार लेकर आए, तो नेक्स्ट पर्सन ज़रूर अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेगा। तो किसी और को चेंज करने से पहले हमें चाहिए कि हम खुद को भी बदलें, खुद के अंदर भी आजिज़ाना रवैया लेकर आए, काइंडनेस लेकर आए, लोगों के लिए हेल्पफुल बने, हेल्पिंग हैंड बने। और ये नहीं है कि अगर आपने किसी की हेल्प करनी है तो वो पूरे माशरे में आपने ढिंडोरा फेर दिया है कि जनाब हमने उसकी हेल्प की है। ये हेल्प नहीं होती है, फिर ये दिखावा होता है। तो अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं ना तो इस तरह करें कि आपके दूसरे हाथ को भी पता ना चले। तो छुप छुपा के तो बड़ी चीज़ें की जाती हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें भी करनी चाहिए जो आपके और अल्लाह के दरमियान हाइल ना हो, वो गुनाह हाइल ना हो। तो इसलिए अल्लाह ताला से जितना करीब होना चाहते हैं उतना ही लोगों से भी, अल्लाह की मखलूक से भी करीब हों, उन्हें खुश रखने की कोशिश करें। खुद खुश रहेंगे ना मेरे ख्याल से तो ऑटोमेटिकली हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना वो खुश रहना शुरू हो जाएंगे। तो ज़्यादा वक्त नहीं आप लोगों का लूँगी और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगी आज भी पूरा दिन। और ये जो 2 घंटे हमारा और आपका साथ रहता है, बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर हमने आज के दिन भी गुफ्तगू करनी है, उनके सोल्यूशंस ढूंढने हैं, उन पर एक्सपर्ट्स की राय लेनी है कि उस पर हम क्या कर सकते हैं। तो अभी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से। और सेहत हमारी तभी ठीक रहती है जब हम मुकम्मल तौर पर नींद लेते हैं। लेकिन आजकल नींद का बहुत मसला है, हर कोई इसी मसले से दो चार है कि नींद नहीं आती है। रात को हम लोग सोते हैं तो हमारा दिमाग चलता रहता है, क्वालिटी वाली नींद नहीं होती है, और सुबह जब उठते हैं तो हमारी जो परफॉर्मेंस होती है, हमारी बॉडी जो होती है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही होती है। तो नींद लेना कितना इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये कि स्लीप एपनिया का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आप देखते होंगे कि बहुत से लोग जब रात को सोते हैं तो एकदम उनकी नींद खुल जाती है, सांस बंद होना शुरू हो जाता है, खराटे लेना शुरू कर देते हैं और गहरी नींद से महरूम भी रहते हैं ऐसे अफराद। तो उसको स्लीप एपनिया कहा जाता है, जिसको मोटापे के साथ बहुत ज़्यादा लिंक किया जाता है कि जब आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है तो उसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब रहती है, आपको खराटे आते हैं, आप अच्छी नींद भरपूर तरीके से सो नहीं पाते हैं। दूसरा इंसोम्निया का मसला भी बहुत ज़्यादा है कि लोगों में नींद ना आने का है कि 2-2 3-3 दिन भी लोग जो है वो जागते रहते हैं, नींद नहीं आती है। तो ये जो जितने भी स्लीप डिसऑर्डर्स हैं या स्लीप कंडीशंस हैं जिनको हमें आज एड्रेस करना है, उनका ट्रीटमेंट ढूंढना है और किस तरह उसको बेहतर किया जा सकता है, उस पर हमने आज बात करनी है। इस वक्त हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर सरवर चौधरी साहब हैं, MBBS हैं फ्रॉम किंग एडवर्ड और पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, स्लीप फिजिशियन हैं हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर सरवर आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी गुड, थैंक यू। डॉक्टर सरवर सबसे पहले तो मुझे बताइए स्लीप एपनिया क्या है? कुछ चीज़ें जो है मैंने वो बताई हैं, बाकी चीज़ें आप ज़रा एड्रेस कीजिए। स्लीप एपनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप जब सोते हैं तो आपकी जो सांस की नाली है गले के पीछे वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो सांस बंद होने की वजह से आपकी आंख खुल जाती है, आपकी ऑक्सीजन कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म में ज़्यादा होती है। आंख खुलने से आप गहरी नींद में नहीं जा पाते और आपकी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप होती है वो बड़ी डिस्टर्ब रहती है। हाँ जी।
तो इसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं। ऐसे पेशेंट्स के अंदर बार बार सांस रुकता है। अच्छा। 1 घंटे के अंदर ऐसे पेशेंट को कई दफ़ा 30 दफ़ा 40 दफ़ा 50 दफ़ा भी उनकी आँख खुल जाती है। और जब वो सुबह सो के उठते हैं, हालांकि उन्होंने 8-10 घंटे नींद पूरी की होती है, लेकिन उनको नींद क्योंकि गहरी नींद नहीं आती, तो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वो दे डू नॉट फील फ्रेश इन द मॉर्निंग। तो ये तो बड़ा मुश्किल मरहला होता है उनके लिए कि अगर वो 1 घंटे में 30-30 40-40 मरतबा उठ रहे हैं तो फिर तो वो सही तरह नींद ले ही नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और सही तरह नींद ना लेने की वजह से जो उनको दिन के वक्त प्रॉब्लम्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। दिन के वक्त जब वो काम करते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन नहीं रहती, वो थकावट का, फटीग का शिकार रहते हैं। और इसके अलावा जैसे भी कोई काम करते हैं तो उनको बार बार नींद के झटके भी लगना शुरू हो जाते हैं। और उनकी जो परफॉर्मेंस है, फ़िज़िकल परफॉर्मेंस है, स्टडीज़ के बारे में है या काम की परफॉर्मेंस है, वो कम हो जाती है। ना सिर्फ ये बल्कि जो एक्सीडेंट्स हैं, जो छोटे छोटे एक्सीडेंट्स हैं, इवन आप कप पकड़ा हुआ है, आपको नींद का झटका लग गया तो कप गिरने से वो जलने के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो बैठे बैठे भी सो जाते हैं, ये स्लीप एपनिया की वजह से है? जी वो ऑलमोस्ट ऑलवेज वो स्लीप एपनिया की वजह से होता है। ऐसे पेशेंट जो मोटे होते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं होती, वो बैठे बैठे आपसे बात करते करते भी उनकी ऊँग लग जाएगी, नींद आ जाएगी, तो वो स्लीप एपनिया ही मोस्ट लाइकली उनका प्रॉब्लम होता है। तो इसकी वजह क्या है, रूट कॉज क्या है स्लीप एपनिया की? स्लीप एपनिया एक कॉमन प्रॉब्लम है। इसकी जो मेजर वजह है वो मोटापे का होना है। वज़न के साथ इसका बहुत गहरा तल्लक है। अच्छा। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि मेल में मर्दों के अंदर इसका तनासब औरतों की निस्बत तकरीबन डबल होता है। अच्छा जी। और ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 30s 40s और 50s के अंदर इसका इंसिडेंस है, इसका चांसेस वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, कुछ मेडिकेशंस भी हैं, लेकिन जो मेजर इम्पैक्ट है वो इसका मोटापे के साथ तल्लक है। जैसे जैसे आपका वज़न बढ़ता है, इसका स्लीप एपनिया का इंसिडेंस बढ़ जाता है। अगर हम बात करें उसको कि नॉर्मल जो वज़न होता है उसको हम बॉडी मास इंडेक्स या BMI के साथ मेजर करते हैं। जो नॉर्मल BMI के साथ भी स्लीप एपनिया हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे ही हमारा BMI 25 से 30 के दरमियान जाता है, जिसको हम ओवरवेट क्लासिफाई करते हैं, तो इसके अंदर आपका इंसिडेंस बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही आपका BMI 30 से ऊपर जाता है तो ऐसे मरीज़ों को 60 से 70% ऐसे पेशेंट जिनका BMI 30 या उससे ज़्यादा है तो उनको स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम होता है। और मेजॉरिटी ऐसे पेशेंट होते हैं कि उनके अंदर प्रॉपर तशख़ीस नहीं हुई होती, जिसकी वजह से उनको जो है दूसरे क्रॉनिक स्लीप एपनिया के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन बहुत सी मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनमें ये खराटे लिए जाते हैं और हमें ये कहा जाता है, मतलब मैं तो बचपन से सुनती आ रही हूँ कि आपकी बॉडी जब बहुत ज़्यादा थक जाती है तो तब आप रात को बहुत ज़्यादा गहरी नींद में चले जाते हैं तो आप खराटे लेना शुरू हो जाते हैं। तो इसको स्लीप एपनिया ही कहेंगे? सबको ही स्लीप एपनिया है या ये कंडीशन है और एक डिसऑर्डर हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो खराटे हैं ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं, नॉर्मल भी हो सकते हैं, और तकरीबन 40% ऑफ द पॉपुलेशन जो है 40% लोग नींद के दौरान खराटे लेते हैं। ये मर्दों में ज़्यादा होता है। खाली खराटे आना बीमारी नहीं है। खराटे आने की वजह बेसिकली ये होती है जब हम सोते हैं तो आपकी जो ज़ुबान है, तालू है, वो रिलैक्स कर जाते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं तो वाइब्रेट करते हैं, जिससे जो आपकी आवाज़ प्रोड्यूस होती है। लेकिन ऐसे पेशेंट्स जब उनका वज़न ज़्यादा हो और उनकी जो सांस की नाली है वो पीछे तंग हो जाए तो वो उसको ज़ुबान की वजह से ब्लॉकेज आ जाए और सांस ना ले पाएँ तो वो एपनिया हो जाता है। जब खराटे बढ़ के इतना ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाए कि आपका सांस रुकना शुरू हो जाए तो उसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं। तो बज़ाहिर खराटे खाली लेना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब इसके साथ सांस रुकना प्रॉब्लम हो जाए तो वो एक बीमारी बन जाती है। खराटे आम तौर पे कुछ लोग होते हैं जो हैवी वर्क कर लें उनमें ज़्यादा हो जाता है। नींद की किसी को डेफिशिएंसी थी, आप कम नींद पिछली रात में ली, अगली रात में उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। नेक पोजीशन आपका अगर पिल्लो ज़्यादा बड़ा है तो उसमें भी आपके खराटे हो सकते हैं। आप जैसे बैक में लेटते हैं तो खराटे ज़्यादा होते हैं, अगर साइड पे करवट चेंज कर लें तो उसमें खराटे कम हो जाते हैं। तो खाली खराटे आना प्रॉब्लम नहीं, खराटों के साथ बार बार उठना, नींद का डिस्टर्ब होना, टांगों का चलना जिससे आपका बेड पार्टनर भी डिस्टर्ब हो जाए,
और सुबह जब आप उठे तो आपकी नींद का पूरा ना होना, बज़ाहिर आपने 8-10 घंटे बेड में गुजारे लेकिन उसके बावजूद भी आपकी नींद पूरी नहीं है, आपके सर में बोझलपन है, तो सर में दर्द कि है। आपको स्लीप एपनिया है ज़्यादा इसकी कंडीशन ये है, ये साइंस एंड सिम्टम्स ये हैं कि अगर आपका सांस उखड़ता है या सांस की तंगी होती है रात को सोते हुए खराटों के साथ साथ, तो आप समझ लें कि आपको स्लीप एपनिया है और आपको किसी फिजिशियन से कंसल्ट करना है। अच्छा, दूसरा ये कि इसका फिर ट्रीटमेंट क्या है? अगर एक मोटा बंदा है, उसका वज़न ज़्यादा है, अब वो एक तो वज़न भी कम करेगा लेकिन उसमें टाइम लगेगा, तो उसको स्लीप एपनिया हो गया है तो वो किस तरह इसको ठीक कर सकता है और एक अच्छी और भरपूर नींद दे सकता है? जी बिल्कुल, इसमें जो हम तशख़ीस करने के लिए ट्रीटमेंट से पहले हम तशख़ीस इसको कंफर्म करते हैं, तो आपकी पर्टिकुलर हिस्ट्री है, आप ओवरवेट हैं तो इट्स मोस्ट लाइकली गॉन विद स्लीप एपनिया। उसकी तशख़ीस के लिए हम स्लीप स्टडी करते हैं जिसको हम पॉलीसोमनोग्राम भी कहते हैं। इसको आप उर्दू में नींद का टेस्ट भी कह सकते हैं। ये एक ओवरनाइट टेस्ट होता है जिसके अंदर हम आपके जो हेड के ऊपर मुख्तलिफ लीड्स लगाते हैं जो कि आपकी नींद की मुख्तलिफ स्टेजेस को मेजर करती है। चेस्ट के ऊपर हम आपकी ECG की लीड्स लगाते हैं जो आपके दिल की रफ्तार को मेजर करती है। हम आपकी कॉन्टीन्यूस ऑक्सीजन मेजर करते हैं और लेग मूवमेंट्स को मॉनिटर करते हैं। अच्छा। तो इससे हमें पता चलता है कि एक बंदे को स्लीप एपनिया है, अगर है तो उसकी शिद्दत कितनी है। थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे शिद्दत की। तो लेस दैन 5 दफ़ा से या इससे कम 1 घंटे के अंदर सांस रुकना नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे ही 5 से 15 दफ़ा हो तो इसको हम माइल्ड स्लीप एपनिया कहते हैं। अगर 15 से 30 दफ़ा किसी इंसान का सांस रुकता है नींद में तो हम उसको दरमियाने दर्जे का स्लीप एपनिया या मॉडरेट स्लीप एपनिया कहते हैं। और ऐसे पेशेंट जिनका सांस 30 या उससे ज़्यादा दफ़ा रुकता है तो उसको हम सीवियर या शदीद स्लीप एपनिया कहते हैं, जो कि एक सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम है, ना सिर्फ वक्ती तौर पर बल्कि इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ज़्यादा आते हैं। ठीक है जी। तो अगर उसके बाद जब हम कंफर्म हो जाए किसी इंसान को जो सीवियर स्पेशली स्लीप एपनिया है तो उसकी ट्रीटमेंट अर्जेंट बेस के ऊपर करनी चाहिए। उसकी ट्रीटमेंट जो है वो एक तो वेट लॉस है जैसे आपने मेंशन किया, लेकिन वेट के लॉस के लिए आपको काफ़ी दुरानियाँ चाहिए होता है इवन टू बी सक्सेसफुल। वो कई महीने से कई साल लग जाते हैं आप वेट लॉस होने में। तो उस दौरान के अंदर आपकी जो सिम्टम्स हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हम आम तौर पे CPAP मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक मशीन होती है जो कि हाई प्रेशर से आपको हवा देती है। अच्छा। वो एक मास्क होता है जो कि हम आपके नाक के ऊपर लगाते हैं या नाक या मुंह के ऊपर उसको कवर करके मुकम्मल लगाते हैं। तो उससे आपका हाई प्रेशर के ऊपर हवा जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है वही जा रही होती है, लेकिन वो हाई प्रेशर की वजह से जो आपकी सांस की नाली है वो तंग नहीं होती और वो आपका सांस रुकता नहीं है और आप अपनी नॉर्मल नींद ले लेते हैं। आप गहरी नींद में जाते हैं और आपने 6-7 घंटे जब आप नींद लेते हैं तो वो आपके लिए वो काफ़ी होती है। तो वो आपने लगा के ही सोना होता है? जी बिल्कुल, वो आपने लगा के ही सोना होता है मशीन। और उससे ऐसे पेशेंट जिनको शदीद स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम है, जब वो पहली रात में लगाते हैं तो अगले दिन आके हमें वो थैंक यू बोलते हैं, डॉक्टर साहब आपने हमारा प्रॉब्लम हल कर दिया। क्योंकि ऐसे मरीज़ कई सालों से उनको प्रॉपर नींद नहीं आई होती, वो बार बार उठने की वजह से तंग होते रहते हैं और जब उनको नींद आती है अच्छे ख्वाब आते हैं और उनका बेड पार्टनर भी उनसे राज़ी हो जाता है कि भाई आज टांगें नहीं ज़्यादा मारेंगे, आज स्नोरिंग नहीं हुई, खराटे नहीं आए, तो दे आर वेरी हैप्पी विद दैट। तो ये इसका यही इलाज है कि ये मशीन या वो कुछ मेडिकेशंस भी होती हैं इसके अंदर? वेट लॉस है, मशीन है, इसके अलावा हम कुछ डिवाइसेस होते हैं जो कि मुंह के अंदर लगा सकते हैं। ऐसे पेशेंट जिनका जबड़ा छोटा होता है या टंग बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें मैंडिबल एनहांसमेंट डिवाइसेस कहते हैं, जो कि डेंटिस्ट की साथ हम हर पेशेंट के लिए डिफरेंट बनवा के लगा सकते हैं। ये ऐसे पेशेंट जिनको दरमियाने दर्जे का स्लीप एपनिया उनके अंदर इफेक्टिव होता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स के अंदर टॉन्सिल्स अगर बड़े हुए हैं तो हम टॉन्सिल्स की सर्जरी भी एडवाइस करते हैं। कुछ पेशेंट्स जो कि CPAP को टॉलरेट नहीं कर पाते किसी न किसी वजह से, तो उनकी हम मेजर सर्जरी होती है जिसके अंदर आपकी ज़बान का साइज़ भी डीबल करते हैं, आपके टॉन्सिल्स निकाल देते हैं, तालू का भी ऑपरेट करते हैं। तो बेसिकली आपकी जो सांस की नाली है उसको हम खुला कर देते हैं ताकि आपका सांस ना रुके। लेकिन
ये एक मेजर ऑपरेशन होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी अच्छे खासे होते हैं, तो वी डू नॉट रिकमेंड कि हम फर्स्ट इंस्टेंस के ऊपर इस ऑपरेशन के ऊपर जाएं। वो जो है तो गैजेट्स हैं उस पे जाया जी, जाता जो है। इसका स्टैंडर्ड ऑफ केयर वो आपका वज़न कम करना है और CPAP थेरेपी है, और 99% पेशेंट्स के अंदर ये इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो जाती है एज लॉन्ग एज दे कंटिन्यू टू लूज वेट इन द लॉन्ग रन। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें भी प्रॉब्लम होती है स्लीप की, इवन दो कि अब यंगस्टर्स में भी है कि उस तरह हमें डीप स्लीप जो है वो नहीं आती है। एक तो उसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं बच्चों में, और दूसरा ख़वातीन में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि वो डीप स्लीप नहीं ले पाती हैं, सुबह उठती हैं तो वो फ्रेश फील नहीं कर रही होती है। इसकी क्या प्रॉब्लम होती है? प्रेगनेंसी के दौरान जो ख़वातीन होती हैं उन्हें प्रॉब्लम होता है तो उन्हें क्या करना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल किया। पहले बच्चों के बारे में, अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में भी और वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर भी जो ओबेसिटी की, मोटापे की शरह है बच्चों के अंदर, वो बढ़ती जा रही है। एक रीसेंट स्टडी आई है पाकिस्तान से, जिसके अंदर अबाउट 15% ऑफ द टीनेजर 15% ऑफ द टीनेजर जो है ना वो मोटापे का शिकार हैं। तो उनके अंदर भी स्लीप एपनिया इसी तरह ही है जैसे एडल्ट्स के अंदर होता है, उनमें भी सांस का प्रॉब्लम होता है और उनकी स्टडीज़ अफेक्ट होती हैं, उनकी नींद पूरी नहीं होती, उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते और वो स्पोर्ट्स के अंदर भी अच्छे नहीं होते। तो ये अगेन वो वज़न एक प्राइमरी रीज़न है, को बड़ा शरह जो मोटापे की बढ़ती जा रही है, उससे जो स्लीप एपनिया की शरह है वो भी बच्चों में बढ़ती जा रही है। बात करें अगर औरतों की, फॉर्चुनेटली औरतों के अंदर शरह जो है इसकी स्लीप एपनिया की मर्दों की निस्बत कम होती है एक्चुअली, लेकिन उसके बावजूद भी होती है। जैसे ये वो भी मोटापे का शिकार होते हैं तो उनमें अबाउट 11% तक जो है ना स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम है हमारी पॉपुलेशन के अंदर, फीमेल्स के अंदर। और प्रेगनेंसी के अंदर क्योंकि आप की फ्लूइड रिटेंशन होती है, आपका स्वेलिंग भी होती है टंग की भी, पैलेट की भी, तो उससे भी उनकी जो है ना वो स्लीप एपनिया किसी को हो तो वो वर्स हो जाता है। अच्छा। और जब किसी औरत को स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम है तो उनमें भी दिन के वक्त जो है ना ज़्यादा नींद आएंगी, फटीग का प्रॉब्लम है, टायर्ड रहती हैं, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा आता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाती, या छोटे मोटे जो घर के अंदर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बार बार ग्लास को गिर गया है, या इवन अगर वो आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो उसमें वो एक्सीडेंट हो सकते हैं, उसका रिस्क भी स्लीप एपनिया के अंदर काफ़ी बढ़ जाता है। क्या करना चाहिए? एक तो जैसे बात की कि मोटापे की वजह से है, तो एक हमें अपने वज़न को कंट्रोल करना चाहिए और कम करने की तरफ लेके आना चाहिए। जो जिनको अच्छी सिम्टम्स हैं उनको चाहिए, उनका BMI 30 से ज़्यादा है, उनको डेफिनेटली चाहिए कि वो स्लीप फिजिशियन से रब्ता करके तो वो अपनी सिम्टम्स को एनालाइज करवाएं और उसका टेस्ट करवा के कंफर्म करेंगे ये स्लीप एपनिया ही है, अगर है तो आप उसका इलाज करेंगे। तो अगर स्लीप एपनिया नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए अपनी डीप स्लीप के लिए? दूसरा एक प्रॉब्लम है इंसोम्निया है जिसके अंदर आपको नींद नहीं आती, उसमें आपका सांस रुकने वाला प्रॉब्लम आम तौर पे नहीं होता। स्लीप एपनिया के साथ भी इंसोम्निया हो सकता है, लेकिन आम तौर पे वो एक सेपरेट डिजीज़ प्रोसेस है विच इज़ आल्सो वेरी कॉमन। और ये आपकी जो यंग जनरेशन के अंदर इंसोम्निया का प्रॉब्लम ज़्यादा है। जो टाइप ए पर्सनैलिटीज़ होती हैं, हाई थिंकर्स होते हैं, दे हैव मोर इंसोम्निया प्रॉब्लम्स बनिस्बत जो लेड बैक स्टाइल के साथ होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स वी लुक इनटू देयर सिम्टम्स के उनकी ड्राइविंग फैक्टर क्या है इंसोम्निया का, और हम बिहेवियरल थेरेपी एडवाइस करते हैं ऐसे पेशेंट्स के अंदर उस बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए ताकि वो एक अच्छी नींद ले सकें। इसलिए जनाब कहते हैं कि डॉक्टर से कंसल्ट करना बेहद ज़रूरी होता है। आपको कोई भी कंडीशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डॉक्टर अच्छे तरीके से उसको एड्रेस करके आपको ट्रीटमेंट बता सकता है। ख़ुद से ही आपने हकीम और डॉक्टर नहीं बनना है। हमारे साथ डॉक्टर सरवर चौधरी मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। स्लीप एपनिया के हवाले से हम बात कर रहे थे कि किस तरह इसको बेहतर किया जा सकता है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं हमारे माशरती रवैयों के हवाले से। और जनाब अलमिया ये है कि पाकिस्तान में बच्चों के ख़िलाफ़ बढ़ते हुए जराइम, जिनसी ज़्यादती और कत्ल जैसे लर्ज़ाखेज़ वाक़यात में मुसलसल इजाफ़ा होता जा रहा है। और ये हौलनाक हद तक इजाफ़ा किसी एक शख्स को नहीं बल्कि पूरे मुआशरे के ज़मीर को जगाने के लिए काफ़ी है।
दिन ब दिन ऐसे केसेस में इजाफा होता जा रहा है और कभी रिजवाना जैसी बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और कभी कसूर में जुल्म और तशद्दुद की दास्तान लिखी जाती है। इस्लामाबाद में कल अंजलि फातिमा पर जुल्म और तशद्दुद को किसी सूरत मुआशरा भूल नहीं सकता है, और अगर मुआशरे की हौलनाकियाँ देखी जाएँ तो फिर सिंध के इलाके रानीपुर में पीर के घर में लाश का मिलना और होने वाले जुल्म पर डट जाना, उसके बाद लाहौर में होने वाले केसेस को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। और इसकी ज़िम्मेदार कौन है? इन सारे मुआशरती रवैयों का किसको सहरा जाता है? हम इसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? रिजवाना के केस अभी हमारे सामने था, अभी हम उसके लिए, उसकी सेहत याबी के लिए, उसकी सेहत के लिए दुआ गो थे और उन लोगों के लिए कि जनाब वो कैफरे किरदार तक पहुँचे। और कल इस्लामाबाद में एक और मुलाजमा के ऊपर तशद्दुद किया गया है जिसके ऊपर मैंने बात की, अंजलि फातिमा उसका नाम है। तो हम बात करेंगे इसके ऊपर कि किस तरह डोमेस्टिक वायलेंस या फिर जो घर में काम करने वाले बच्चों के ऊपर जो तशद्दुद किया जा रहा है, जो रोज़ बरोज़ केसेस में इजाफा होता जा रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं, किस तरह इस हवाले से हमें इक़दामात उठाने की ज़रूरत है और सबको मिलकर इस हवाले से हमें इसके अगेंस्ट होने की ज़रूरत है। तो नादिया जमील साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ अदाकारा हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं, इन तमाम तर मुआशरती रवैयों के हवाले से आवाज़ भी उठाती हैं और हम सबको जगाने की कोशिश भी करती हैं। तो उन्हें वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। नादिया साहिबा, आपको बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और दुनिया न्यूज़ के लिए, जागो लाहौर के लिए बहुत शुक्रिया आपका। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मिस, सबसे पहले तो ये आज हम रिजवाना केस के हवाले से बात करेंगे, उन तमाम तर बच्चियों के हवाले से बात करेंगे जिनके ऊपर ये जुल्म सितम के जो पहाड़ हैं वो ढाए जाते हैं, जो बच्चियां अपने घर की कफ़ालत करने के लिए बाहर निकलती हैं, कामकाज करने के लिए बाहर निकलती हैं और वही मसाइल का शिकार होती हैं, उन्हीं के ऊपर जुल्म किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो आपने कहा ना, ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हाँ जी। ये गलत है। केसेस बढ़ते नहीं जा रहे। मैं इस फील्ड में लगभग 30 सालों से काम कर रही हूँ। केसेस उतने ही हैं जितने पहले थे। अब इनको आगे लाया जा रहा है, सोशल मीडिया के जरिए ये बात एक्सपोज हो रही है और फैल रही है जी। वो उतना ही रहा है जिसका 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले हो रहा था। ये जो फातिमा फरेरो का कत्ल हुआ है, ये बांधनियों का कॉन्सेप्ट जो है, ये सदियों पुराना है। ये हमारे मुआशरे का एक सदियों लेकिन पुराना मंजरे आम पर अब आना शुरू हुआ है ना, जिसकी वजह से हमें लगता है कि इन केसेस में इजाफा होता जा रहा है। सॉरी देखिए, मैंने कहा मंजरे आम पर एड्रेस होना अब शुरू हुए हैं ना, इसलिए हमें लगता है कि इसमें शायद इजाफा होता जा रहा है। बिल्कुल, ये बात क्योंकि एक्सपोज अब ज्यादा हो रही है, लोगों की राय तक पहुंच रही है, इसलिए हमें लग रहा है कि ये ज्यादा हो रहा है। लेकिन एक अच्छी बात है कि ये हमारे तक बात ज्यादा पहुंच रही है, क्योंकि शायद अब हम जागे। दूसरी बात जो है, जहाँ तक डोमेस्टिक वर्कर्स की आपने बात की, यहाँ भी मैं आपको बुरा ना मानिएगा, मैं आपको करेक्ट करूंगी। जी, श्योर। डोमेस्टिक वर्कर्स बच्चे नहीं होते, ये गुलामी होती है। और जब हम सही अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो शायद हम भी अपना भी शऊर जगाएंगे और औरों का भी शऊर जगा पाएंगे। ये गुलामी है। छोटा बच्चा जो है उसके काम करवाना गुलामी है। बिल्कुल। और ये हमारे जो अपने कवानीन हैं इसके खिलाफ हैं। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात ये है कि हम सब इस बात से आगाह हैं कि हमारे अपने कवानीन सेक्शन 3 और सेक्शन 7 के तहत आप FIR कटवा सकते हैं किसी भी ऐसे शख्स के ऊपर जो बच्चा अपने घर में काम करवाने के लिए रख रहा है। अच्छा। और जिसने बच्चा काम करवाने के लिए भेजा। सेक्शन 3 और सेक्शन 7 के तहत ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग के नीचे आता है और ये गैर कानूनी है। ठीक, मतलब कवानीन और जहाँ तक आपने पूछा कि ये आपने एक और बहुत अच्छा सवाल पूछा कि ये किसका कसूर है, तो बेटी जान ये हमारा कसूर है, क्योंकि ऐसे हम मुआशरे का। एग्जैक्टली। जी, जब हम अपना शऊर तब्दील करेंगे और जब हम इस चीज को
आम सहम नहीं समझेंगे, हमसे कहेंगे कि ये चीज गैर मामूली है। एक बच्चे का भीख मांगना सड़क पे, घर पे काम करना किसी के लिए, हमारे जूते पॉलिश करना, हमारे बर्तन धोना, छोटे छोटे इन हाथों को जिनको पढ़ने की जरूरत है, इस दिमाग को पढ़ने की जरूरत है। और हमारे आयन के तहत ये जो सबसे बड़ा मुजरिम है एक स्टेट है, क्योंकि आपको खुद पता है 25 से आर्टिकल हमारे आयन के तहत इन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए। और दूसरा मुजरिम हम जो चीज को आम फहम बना रहे हैं और इसको मामूली बना रहे हैं, ये गैर मामूली चीज है, ये एब नॉर्मल चीज है। तो जब हम एब नॉर्मल चीजों के खिलाफ आवाज उठाएंगे, देखिए हम एब नॉर्मल चीजों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, मुझे यकीनन ऐसी चीजें होती हैं इस मुल्क में जहाँ हम लोग सड़कों पे उतर आते हैं, जहाँ लोगों को कोई बात इतनी बुरी लगती है कि वो एक मॉब बन के कत्ल कर लेते हैं मासूम लोगों का। लेकिन इसके बारे में हमें क्यों नहीं सोचना आता कि ये जो बच्चे हैं इनका कत्ल हो रहा है, ये रेप हो रहे हैं, कसूर में वाकया हुआ, जैनब का वाकया हुआ, उज़मा की डेथ हुई उन खवातीन के हाथ, जिनको फिर खून बहा में रिहा भी कर दिया गया इस्लामाबाद में। 13 साल की मेज उज़मा जब कत्ल हुई थी, उसके बाद कामरान पिछले साल 2 बच्चे रिजवान और कामरान कामरान 11 साल की उम्र में कत्ल कर दिया गया तशद्दुद का शिकार बनके, और 6 साल का रिजवान उसको अस्पताल ICU पहुंचा दिया गया। अब ये रिजवाना का केस आ गया सामने, और रिजवाना की यकीन कीजिए मैं रिजवाना से हफ्ते में 2-3 बार मिलती हूँ, क्योंकि वो उसकी मैं मेंटल हेल्थ कोच हूँ। और कल उसकी कभी कभार उसकी तबीयत इतनी सख्त अभी तक खराब होती है कि उसकी आवाज नहीं निकलती, लेकिन वो इतनी बहादुर बच्ची है, वो इतनी सख्त बहादुर बच्ची है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और आपको पता है जब मैं उसको पहली बार मिली और वो थकी हुई थी, मीडिया आ रही थी, लोग तस्वीरें ले रहे थे, वो थक चुकी हुई थी, तो मैंने उससे पूछा बेटी आपको क्या चाहिए, मुझे बताओ आपको क्या चाहिए। तो उसने मेरी आंखों में मिलाने की कोशिश की, पर उसकी आंखें खुल नहीं रही थी। उसने कहा मुझे गुड़िया चाहिए, गुड़िया के बर्तन चाहिए। ये उस बच्ची की मासूमियत है जिससे आप 24 घंटे काम करवा रहे हैं अपने घर में, गुलामी करवा रहे हैं उससे। तो ये हमारा अपना शऊर है जिसको बदलना पड़ेगा हमें। देखिए फातिमा फरेरो को पूरी पाकिस्तान की कौम ने फातिमा फरेरो को CCTV के वीडियो के ऊपर नींद के मरते हुए देखा है। हमने उस छोटी सी 9 साल की बच्ची का जिस्म किस तरह वो घसीट के अपने आप को जमीन पे, वो जीना चाहती थी, वो भागना चाहती थी वहां से, वो जिंदा रहना चाहती थी, लेकिन वो हिल ही नहीं सकी और वहीं पे वो खत्म हो गई। उसकी लाश को किस तरह घसीटा गया, जब वो आदमी बिस्तर से निकल के उसने किस तरह से, किस बेदर्दी से उस बच्ची की छोटी सी लाश को खींचा, पूरी कौम ने देख लिया, यही तो अलमिया है। देख लिया। और आप देखें यही चीज हुई थी जैनब के साथ, उसी की तरह मरी थी, उज़मा के साथ, कामरान के साथ। हम नहीं भूले हैं, किसी को भी हम मिस नहीं भूले हैं। और अब भी हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं, इन लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाती हैं कि किस तरह हमने इन लोगों से लड़ना है, और अपने हक के हवाले से भी बोलती हैं। तो मुझे बताइएगा, आपने रिजवाना केस के बाद भी सोशल मीडिया पर वीडियो एक जारी की, उसमें लोगों से अपील भी की थी। तो जब आप जैसे लोग आवाज़ उठाते हैं, बड़ी पर्सनालिटीज़ आवाज़ उठाती हैं, तो उनका एक इम्पैक्ट एक अलग से आता है। तो जो फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं या ड्रामा इंडस्ट्री के लोग हैं जो आपसे वाबस्ता हैं, क्या उनकी तरफ से किस तरह का फीडबैक आया? क्योंकि 1-2 लोग अगर मिलकर काम करेंगे तो मेरे ख्याल से आवाज़ उस तरह जाएगी, लेकिन जब सब मिलकर काम करेंगे तो उसका इम्पैक्ट कुछ और ही होगा। देखिए मैं किसी और के लिए कैसे बात कर सकती हूँ, मैं किसी और के शऊर के बारे में कैसे बात कर सकती हूँ। मैं खुद बहुत ज्यादा लोगों को तंग करती हूँ कि मुझे एक वीडियो बना दें, मुझे एक लाइन लिख लीजिए, कुछ कह दीजिए, लेकिन लोग बहुत मसरूफ होते हैं, उनकी इतनी मसरूफियात होती हैं। मैं खुद इतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हूँ, जाहिर बात है जिनके करोड़ों के फॉलोअर्स हैं उनकी ज्यादा पहुंच है, लेकिन फिर उनकी मसरूफियात भी ज्यादा हैं।
तो उनके लिए शायद वक्त निकालना मुश्किल होता है। एक स्टार है जिसने जरूर बार बार रिजवाना का फोन करके मुझसे पूछा भी है, और वो मुझे मेरे ख्याल में आगे मजीद और बोलेंगी भी इसके हवाले से, सचिन अली। और सचिन वो वाहिद खातून है, वाहिद स्टार है जिन्होंने उसी वक्त जब मैंने उनको रिजवाना का केस बताया था, उसी वक्त उन्होंने मुझे वीडियो बना के भेज दिया था। और उसके बाद इनका बार बार मुझे फोन आता है, मैसेज आता है, लोग प्यार भरे पैगाम भी भेजते हैं। सनम सईद ने पर्सनल मैसेज एक भेजा, वो कि सिर्फ रिजवाना को दिखाया जाए। कई लोग शायद पब्लिक में नहीं बोलना चाहते, ये मैं किसी और के लिए बात नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि जो बड़े स्टार्स हैं जिनकी पहुंच ज्यादा है, जैसे कि हमारे क्रिकेटर्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, पॉलिटिशियंस हैं और हमारे एक्टर्स हैं, बड़े बड़े एक्टर्स, अगर आप लोग ये आवाज उठाएंगे तो यकीनन और लोगों का, मजीद लोगों का शऊर जागेगा। बिल्कुल ऐसे ही है मिस, हम उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं कि वो इस चीज़ में, इस कैंपेन में हिस्सा लेते हैं और अपनी आवाज़ उठाते हैं और लोगों तक पहुंचती भी है। अच्छा, दूसरा मिस मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपको लगता है कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में क़वानीन मौजूद हैं, लेकिन क्या वो काफ़ी हैं क़वानीन इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से, इनको एड्रेस करने के हवाले से, या इनके ऊपर इक़दामात उठाने के हवाले से? बिकॉज़ हम देखते हैं कि वो लोग पकड़े जाते हैं, ठीक है, उसके बाद वही लोग खुलेआम फिर भी बाहर रहे होते हैं, उनकी बेल भी हो जाती है, और जो बाकी लोग होते हैं वो वहीं पे ही रह जाते हैं। जो गरीब आदमी होता है उसकी कोई नहीं सुनता। मेरे ख्याल में बहुत एक अहम बात यह है बेटी कि हम अपने कवानीन को खुद नहीं जानते। तो जब अपने कवानीन को हम खुद नहीं जानते, यहाँ तक कि पुलिस में जब FIR कट रही होती है, उस वक्त भी, FIR के वक्त भी पुलिस खुद सेक्शन 3, सेक्शन 7, बहुत सारी ऐसी चीजें जो पाकिस्तान पीनल कोड में भी हैं, मौजूद है, अभी मौजूद है। अभी चाइल्ड ट्रैफिकिंग का जो इंटरनेशनल लॉ बना था वो 2018 में बना है, वो नया ही है, थोड़ा बहुत 5 साल पुराना ही है जी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने कवानीन को खुद जाने और इनको समझें। मैं तो कहती हूँ कि जो हमारे कवानीन है इनके बारे में मीडिया को जरा लोगों को शऊर आप लोग सिखाइए, बताइए, मुझे भी बताइए, औरों को भी बताइए। इसको उर्दू में, पंजाबी में, सिंधी में, पश्तो में, हिंदको में, हमारी जितनी भी जुबानें हैं, सिंधी में, बलोची में, आप ये हमारे जो लॉज हैं लोगों को समझाइए, ताकि हमारे जो थानों में कांस्टेबल्स हैं और जो FIR कटवारे होते हैं, पुलिस जो SPs होते हैं, उनको भी आगाही मिले, हमें भी आगाही मिले, और जो हमारा जो पाकिस्तान की जो आवाम है उसको भी आगाही मिले इस हवाले से। बिल्कुल ऐसे हमारे ही है। हकूक है क्या? बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे पास कवानीन लिखे गए हैं बेटी जी। उन पे हम इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके बारे में अवेयरनेस नहीं है ना, हमें पता नहीं है। मैम बहुत शुक्रिया, दिल नहीं कर रहा कि आपसे कॉन्वर्सेशन यहाँ पे एंड करूँ, बिकॉज टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है, लेकिन मैं चाहूँगी कि इसके ऊपर हम दोबारा से बात करें, डिस्कशन करें, और चाहूँगी कि आप इन स्टूडियो में आके हमसे बात करें। आज के लिए बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। नादिया जमील साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, सोशल एक्टिविस्ट हैं, मारूफ अदाकारा हैं, और उनसे हम बात कर रहे थे कि किस तरह इस पर इक़दामात उठाए जा सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं घरों के हवाले से, खूबसूरत घरों के हवाले से। और जनाब महंगाई ने ना हर तबके को मुतासर किया है। सरिया, ईंट, बजरी सब रिकॉर्ड महंगा हो गया, और हर कोई अपने घर की अंदरूनी डिज़ाइनिंग के लिए कुछ ना कुछ दिमाग में ज़रूर लड़ाता रहता है, अपना दिमाग ज़रूर लड़ाता है, और कोशिश यही करता है कि किसी तरह कम पैसों में, कम वसाइल में खूबसूरती का एहसास लेकर आया जाए, खूबसूरत घर बनाया जाए, ताकि घर में जो आने वाले गेस्ट हैं हमारे, उनके ऊपर एक अच्छा तासुर कायम हो। और किसी बड़े घर के लिए, म्यूज़ियम के लिए, आर्ट गैलरी या फिर होटल की अंदरूनी या फिर बैरूनी डिज़ाइनिंग के लिए ना इंटीरियर डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ती है। और सिर्फ अमूमी इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं, बल्कि काम और मकाम की नौइयत के मुताबिक स्पेशलाइज्ड इंटीरियर डिज़ाइनर की खिदमत दरकार होती है। और
दूसरा ये कि जदीद दौर में हर शोबा तालीम मज़ीद शोबों में तकसीम होता जा रहा है और हर कुलिये की शाखें जो हैं और इसमें स्पेशलाइजेशन की नई दुनिया हमारे सामने आती है। और यही हाल इंटीरियर डिज़ाइनिंग का भी है और हमने देखा है कि घर को खूबसूरत कैसे बनाया जाता है, कितनी उसमें हम लोग ख़ास तौर पर जो जिनको नो हाउ नहीं होती है इंटीरियर डिज़ाइनिंग की, किस तरह हमने अपने घर बनाना है, बहुत सी ऐसी गलतियाँ करते हैं कि जब हमारा घर बन जाता है, जब हम उसमें रहना शुरू करते हैं तो तब हमें अंदाज़ा होता है कि हमने कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें गलत की हैं। तो इसलिए इंटीरियर डिज़ाइनर से कंसल्ट करना बेहद ज़रूरी होता है। तो आज हम आप लोगों की ये जो मुश्किल है ना इसको आसान बनाने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान के मशहूर इंटीरियर डिज़ाइनर आर्किटेक्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इन स्टूडियो में और बहुत सी ऐसी जो बिल्डिंग्स हैं आपने उनकी बनाई हुई देखी होंगी। तो हमारे साथ शाहिद फारूक निज़ामी साहब मौजूद है और उनको खुश आमदीद कहती हैं जागो लाहौर में। सर कैसे हैं आप? सर इंटीरियर डिज़ाइनर का तो काम आता है, लेकिन आर्किटेक्ट का क्या काम होता है और कितनी ज़रूरत होती है जब एक घर बन रहा होता है? तो हाँ जी, बेसिकली देखिए, आर्किटेक्ट इज़ द कैप्टन ऑफ द टीम जी। आपने जो भी चीज़ करनी है उसमें हम वो कोई है कि चाहे एक कमरे का घर बनाना है आपने और उसमें 10 बंदों ने रहना है, तो एवरीबडी नीड्स अ प्लेस टू स्लीप जी, एवरीबडी नीड्स अ प्लेस कि उसने कपड़े कहाँ टांगने हैं, एवरीबडी नीड्स टू गो टू अ टॉयलेट, एवरीबडी नीड्स कि सब ने मिल के बैठ के खाना कहाँ खाना, उनके लिए खाना पकना कहाँ है। इवन इफ इट इज़ वन रूम हाउस, उसमें एक दीवार हम किचन के लिए रख देते हैं, अच्छा। दूसरे कोने में कुछ चीज़ें और हो जाती हैं, एक हिडन सा टॉयलेट हो जाता है। क्योंकि माय बेस्ट प्रोजेक्ट जो मैं अपना गिनता हूँ दैट इज़ 1B मॉडल टाउन। ओह ओके। वो 25 बाई 35 फीट का घर है। अच्छा ठीक है। दैट इज़ ऑन द कॉर्नर ऑफ द गोल चक्कर। सही। अब उसमें यू नेम इट एंड दे हैव इट। अच्छा हाँ जी। अब उसमें बिग लाउंज और एक किचन जिसकी काउंटर लेंथ इज़ 20 फीट, जो कि एक कनाल घर में भी नहीं होती। अच्छा जी। वो बेटिस के ये 10 फुट ये गली में बना के उसका कॉर्नर को यूज़ करते हुए वो जो है, वाह जी वाह। एंड वी हैव गिवन 1 बाथरूम। ओके। 1 बाथरूम, लेकिन दैट कैन बी यूज्ड बाय 4 पीपल एट द सेम टाइम। रियली? यस, 1 बाथरूम। उसका हमने शावर एरिया को एनक्लोज कर दिया, उसमें WC एरिया को एनक्लोज कर दिया एंड 2 वॉश बेसिन्स लगाई। तो जब बच्चों ने स्कूल जाना है, माँ बाप ने स्कूल जाना है, तो दे कैन गेट रेडी राइट एट द सेम टाइम और वो उधर चले जा सकते हैं। क्या बात। हाँ जी, दैट इज देयर एंड एनीबॉडी कैन सी। आपका सबसे बेस्ट जो है वो, मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, क्योंकि अल्लाह का करम है कि आई एम, जिस तरह आप बता रहे हैं ना, मेरे ख्याल से हम देखेंगे तो हमें भी वो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। हाँ जी। और उसमें ये है कि अभी मतलब माई बिगेस्ट हाउस वॉज इन 3000 कनाल्स सवाबी में। अच्छा। द होल वैली वॉज देयर्स। ओके। उसका अपने मसाइल थे। फिर दी मोस्ट इकोनॉमिक जिसमें वो जो जिसकी कि सबसे ज़्यादा बंदों ने रहना है, तो दैट इज़ इन पेशावर में वो घर किया है। अच्छा। इट इज़ अ 37 बेडरूम हाउस और 80 बंदों ने उस घर में रहना। अच्छा जी, क्या बात है। दैट इज़, तो बेसिकली मैं वही कह रहा हूँ, बट लेकिन मैं आई एम प्राउड ऑफ दिस 25 बाई 35 का घर। अच्छा ठीक है। कि उसमें वो जो मसाइल थे, जो छोटे घर के मसाइल थे, जो इकोनॉमी के थे, वो सारे उसमें। और ये कब बनाया था आपने? दैट वाज, दिस इज अबाउट 10 to 15 years ago। अच्छा, लेकिन अभी भी आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो तब भी आपने उन चीज़ों को सबको कैटर किया होगा। हाँ, जो आने वाले फ्यूचर में हमें जो फेस करनी पड़ सकती है। ये बेसिकली मैं ख्याल चुगताई का वो है डिस्पेंसरी उधर है, उसके ऊपर उनके घर है। अच्छा। नीचे से उनको किराया आ रहा है एंड दे हैव अ पोर्च आल्सो। अच्छा, क्या बात है। खड़ी करने के लिए पोर्च है, उधर से सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और एंटर होने के साथ सीधे 5 फुट बाई 7-8 फुट की बैठने की जगह है कि जिस बंदे को वहीं से फारिग करना है वहीं बैठ के बातचीत करके वहीं से फारिग हो जाए। लेकिन सर आपको क्या लगता है, क्योंकि पाकिस्तान में अब नो हाउ है बहुत से लोगों को, पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी कि हमने घर किस तरह बनाना है तो किसी आर्किटेक्ट को जो है वो हमने कंसल्ट करना है, उसे पूछना है, तो कितनी गलतियाँ हम लोग करते थे घर बनाते हुए। जी, एक तो सबसे बड़ी गलती ये है कि हम जाते हैं टू इम्प्रेस द मैन ऑन द स्ट्रीट। हाँ।
हमने घर वालों को जी आई वांट अ स्पेनिश डिज़ाइन, आई Exactly. वांट फलाना जी, हाँ। उसमें ये चीज़ होनी है कि भाई जिसने रहना है उसके बारे में तो उसको सोचो। तो सेटिस्फाइड करें। हाँ उनकी ज़रूरियात, उनकी चीज़ों को आप केटर फॉर करें, वरना ये जो है कि जी के वो गुजर गया, उसमें आपका वाह थोड़ी सी हो गई, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं, जो आसाइश वो है, तो वहीं पे वो रहेंगे ना। नहीं। सो आई डू नॉट डिज़ाइन द हाउस फ्रॉम आउटसाइड Okay. कि जी मुझे ये फलाना है, मैं कहता हूँ आई वॉन्ट टू डिज़ाइन द हाउस फ्रॉम इनसाइड आउट। ओके। वही जो मैंने अर्ज़ किया कि एक घर में रहना किसने है, और मैं उसी तरह ये मेरा एक वो है प्रोजेक्ट ब्रीफ है। अच्छा। सवालनामा है, ठीक है। ये 7 पेज डॉक्यूमेंट है, ओके। और इसको मैं हर चीज़ के हवाले से बात करता हूँ। मतलब इसमें आपने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जी कि क्या होना चाहिए। लेकिन जी वी स्टार्ट विद द ओनर ऑफ द हाउस, ओके। द लैंड अच्छा। की वो है, क्योंकि दो चीज़ें हैं, रियलिटी ऑफ द साइट, वो गहरी है, दलदल है, पहाड़ी है, चकोर है, ट्रायंगुलर है। अब कई घर मैंने जो किए थे वो ट्रायंगल प्लॉट्स, अच्छा। ये नहर पे, और कई वो आए कि मैं एक और ट्रायंगल ले लिया जी, वो भी है वहाँ पे। सही। तो वो तो है कि फिर रियलिटी ऑन ग्राउंड एंड द रियलिटी या रिक्वायरमेंट ऑफ Of the द client. इनहैबिटेंट्स। तो ये आ जाता है कि जी कि ज़मीन के क्या है, ठीक है। उसका रुख किधर है, सूरज किधर से निकल रहा है, सड़क किस तरफ है, सही। दो तरफा है, एक तरफा है। सही। और मैं वही कहता हूँ कि देर आर 3 बेसिक थिंग्स कि आपने लैंड को खरीदते वक्त देखनी है। क्या है वो? लोकेशन, ओके। लोकेशन और लोकेशन। एंड लोकेशन। और और मतलब बेस्ट लोकेशन क्या हो सकती है आपको लगता है? बेसिकली वही है कि बेटर अप्रोच, ओके। उसके साथ मतलब कि दाएं बाएं क्या है। बेसिक वही है कि एज एन आर्किटेक्ट हमारे पास हर चीज़ का सोल्यूशन है। जैसे मैं अर्ज़ किया कि गहरा जी, जी। है, पहाड़ी है, दलदल है, पानी है, वी कैन सॉल्व इट। ठीक है। That's टेक्नोलॉजी आजकल सब अवेलेबल है, अब तो लेकिन वो आई हर कैंट चीज़ उठा आप के, समझ ले कि वो 3D में आपको बना के दे देते हैं कि आपका घर ही इस तरह बनने वाला है, आप अंदर जाके देख लें सारा हाँ कुछ। जी वो भी है, वो भी है। तो उसको भी हम उठा के उसको कहीं और नहीं ले जा सकते, या वो सड़क अगर जी, 10 जी। फुट की सड़क है और आपके तो पास उसको हम 10 लोग 20 कनाल फुट का की नहीं प्लॉट कर है सकते हैं। एग्जैक्टली। तो ये कुछ गलतियां हैं जिसको हमें यह है कि उसको सबसे खरीदने से पहले हाँ, आपको देखनी चाहिए वो हमें। चाहिए। अच्छा अच्छा दूसरा- अच्छा, उसके बाद जी, जी जी। बेसिक ये है कि वी स्टार्ट विद द फैमिली स्ट्रक्चर, जिसने रहना है, ठीक है। कि मास्टर हैं, बेटे कितने हैं, बेटियां बेटियां कितनी कितनी हैं, हैं, आगे से उनकी उनकी एजेस family। क्या हैं, उनके साथ किसी बुजुर्ग ने साथ रहना है, कोई सही। भाई है, वालदा है, वालिद हैं, कोई बुजुर्ग, तो ऑल एवरीबडी की अपनी अपनी एक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स set हैं होती है, या हाँ। प्रॉब्लम्स हैं। कि अगर बुजुर्ग बड़े हैं और सीढ़ी नहीं चढ़ सकते तो ऑब्वियसली हम उनको छत पे कमरा नहीं हाँ दे जी सकते। जी जी ट्रू। तो वो इसी तरह एक जो है, इफ़ दे हैव मास्टर है, एक मिसेज है, 2 मिसेज हैं, 3 मिसेज हैं, तो दे नीड अ प्लेस। जी देर आर लेकिन जितनी आपने मिसेस गिनवा दी लड़ाई हो जाएगी घर नहीं, में। नहीं, नहीं, मैं डिज़ाइन वन हाउस हाँ जी। इन नाइजीरिया, तो उसमें ये था कि उनकी मिसेस ज्यादा थी? 4 मिसेज थी। अच्छा और एक ही घर में थी? हाँ जी, और एक ही घर में रखना था उन्हें। Okay. और उन्होंने कहा कि जी कि दे वर 35 चिल्ड्रन। ओ अच्छा, उन्होंने कहा कि जी मुझे आई वांट आइडेंटिकल यूनिट्स फॉर ईच वाइफ, ठीक है। बिल्कुल आइडेंटिकल, कुछ भी, Okay. बट कलर देम डिफरेंट। सही। बाजू में एक लाउंज आ गया, हाँ, एक बेडरूम आ गया, ठीक एक है। स्मॉल किचनेट आ गया या एक टॉयलेट आ गया, वो सब के आइडेंटिकल होने चाहिए, इंसाफ करना है, लेकिन कलर फ़र्क हो जाए, सो दैट आई नो कि मैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। किस कमरे में आँख खुली है। सही ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई शुड नो कि आयशा के कमरे में है तो मैं प्रवीण का नाम ना हाँ, ले लूँ। सही ठीक है। So that is what is his requirement. एंड इसी तरह सेकंड एक और भी अफ्रीकन ही थे, तो उनके लिए भी, तो ही वाज कहते हैं आई एम अ सिविल सर्वेंट ऑफिसर हूँ, अच्छा। आई एम अ पुअर सिविल सर्वेंट, ओके तो आई हैव ओनली 3 वाइफ्स। ओके 3 वाइफ्स हैं बट पुअर सिविल। आई इसीलिए फ्री पुअर है, मेरे 4 नहीं है। एंड
उसके बाद वो यही है कि आपने बट आई वांट अ टेलीफोन एंड ईच रूम कि जिसको मैंने कॉल करना है वो मेरे पास आए। ओके, अफसर थे ना। ठीक है। तो दिस इज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ दिस। और इसी तरह उनकी बाकी ज़रूरियात थी सारी, वो सारे उनको जो है केटर किया जाता है। अच्छा सर, जिस तरह आप कलर का कह रहे हैं, लाइट्स और कलर कितना मैटर करते हैं आपकी लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए, और दूसरा कि वहाँ पे किस रूम में किस वॉल पे क्या हमें लाइट लगानी है, क्या कलर करना है? देखिए बेसिकली जो नॉर्मल लाइट है, जो हॉट लाइट जिसको कहते हैं, हाँ जी, दैट इज़ द बेस्ट। ओके, जो वाइट लाइट्स हैं वो आपके कपड़ों के कलर चेंज कर देती है, रिएक्शन हो जाता है, ओके, और वो आपका वो सही माहौल नहीं रहता। तो जिस तरह ये इधर यहाँ पे है जो येलो लाइट वार्म है, लाइट हो, येलो लाइट जिसको कहा जाता तो है। दैट इज़ मोर कंफर्टेबल। ओके, तो वो लाइट्स के हवाले से है। इसी तरह अब मैं जो वही इंटीरियर के हवाले से बात करूँ अगर, तो हमने वही देखना है कि जी के हाउ डू आई क्या कहते हैं उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं जी, अब हमने जिस तरह ये कर लिया कि वी हैव अ सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स ठीक है। कि जी कि हमें ये कमरा चाहिए, ड्राइंग रूम चाहिए, ड्राइंग रूम चाहिए, फलाना मतलब चाहिए, जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो हाँ वो देख सारा लेते चाहिए। हैं सारी। तो ठीक है। अब कि एक ड्राइंग रूम है तो हम करते क्या हैं कि ड्राइंग रूम को प्राइमरी लोकेशन देते हैं, उसकी सजावट पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। ओके, ठीक है। ठीक है जी, और उसका इस्तेमाल सबसे कम करते हैं। हाँ जी, साल में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा, मैक्सिमम इस्तेमाल 10 दफ़ा चलेगा। हाँ। वरना जो भी फैमिली के गेस्ट हैं तो फॉर्मल गेस्ट तो अब आते नहीं, तो वो ज़्यादातर आते हैं तो वो बेडरूम से भी चले जाते हैं, टीवी लॉन्च जो में फैमिली बैठे टीवी रहते हैं। लॉन्ज, हाँ, तो exactly। जो कमरा हम 24 में से 18 घंटे इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ द लिविंग एरिया, जी, उसको हमने एक लक्ष्मी चौक बनाया होता है, वो है। तो अक्सर मैं ये कहता हूँ कि या तो लेट अस नॉट हैव अ ड्राइंग रूम नाउ, ठीक है, ओके, या फिर उसको बेसमेंट में ले जाएं, तो वो जो पार्टी रूम आ गया, पार्टी ओह, वो सारा ओके। फॉर्मल डाइनिंग, ये भी एंड अच्छा है वैसे। हाँ, उसको हम नीचे ले जाएं, और उसके बाद जो लाउंज एरिया है दैट शुड बी फेसिंग योर लॉन, वहाँ पे आप उसको रोशन देखें, उसको वो करें, एंड इट इज़ अ कंफर्ट जोन, ताकि आप उसको बैठे रहें, और ये ना हो कि जी सारा वो ट्रैफिक ही चल रही है उधर, आप उसको एयर कंडीशन भी नहीं सही कर सकते। लेकिन मुझे बताइए यहाँ पे ये भी होता है क्योंकि वक्त की शॉर्टेज है, हम इतनी बातों में मगन हो गए थे पता ही नहीं चला। अच्छा, दूसरा ये कि महंगाई बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि अब इन्फ्लेशन रेट कहाँ पहुँच गया है, बजरी का रेट और पता नहीं क्या क्या, ये सारे रेट बहुत ज़्यादा है। तो एक 5 मरले का घर अगर किसी ने बनाना है तो क्या उसको एस्टिमेट क्या रखना चाहिए अपना, कि अच्छा डिज़ाइनिंग भी करनी है, मतलब इतने वसाइल भी नहीं है उसके पास, इतने पैसे भी नहीं है, लेकिन अच्छा घर खूबसूरत बनाना है। अगर हम स्टैंडर्ड उस पर जाएंगे तो अब 5 मरले का घर भी तकरीबन करोड़ के नज़दीक पहुंच गया, जो कि पहले 30-40 लाख में हो जाता था, मतलब ये महंगाई की वजह से। इस महंगाई की वजह से। अब ये है कि अगर हम उसी रूटीन में चलेंगे हाँ जी, जो कंस्ट्रक्शन की है, जी जी, तो विल एंड अप इन द सेम सिचुएशन। ओके, तो उसमें हम देयर आर अदर मेथड्स कि भाई आप उतनी गहरी बुनियाद ना जाएं, पिलर्स पे जी, घर को कर लें, 4 पिलर्स हो जाएंगे, ठीक है, और उसके साथ जो यू सेव द कॉस्ट ऑफ द ब्रिक्स इन फाउंडेशन। सही, ठीक है। इसी तरह जो है ज़रूरी नहीं है कि हम सारी दीवारों को प्लस्तर करें, अच्छा, वो हम उसको नीट ब्रिक में भी शो कर सकते हैं। एग्जैक्टली, वो भी आजकल चल रहा है, ब्रिक वॉल्स भी चल रही हैं और बहुत खूबसूरत भी लगती हाँ है। और मेरे ख्याल से बहुत वास्ट टॉपिक है जिसके ऊपर अभी हमने सिर्फ चीता सी बातें की हैं। इस पर मजीद भी मेरे ख्याल से हमें बात करने की और एक और सेगमेंट करने की ज़रूरत है। सर बहुत शुक्रिया, वक्त की शॉर्टेज थी इसकी वजह से यहाँ पर हमें आपसे शुक्रिया करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। शाहिद फारूक निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आर्किटेक्ट हैं। और इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छे से वीकेंड मनाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।